हेलो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी को कंटिन्यू करते हैं। अगला एक्ट है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 1919 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है जी। फॉर द फर्स्ट टाइम असल में हुआ क्या था ना कि अगस्त 1917 को, इसे अगस्त डिक्लेरेशन भी कहते हैं, 1917 वाली ये इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम क्या करेंगे या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया कि धीरे धीरे हम इंडिया में, भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सरकार लेकर आएंगे, भी ऐसी सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेही हो। इसका मतलब था कि खुद भारतीयों की क्या होगी, शमूलियत होगी सत्ता में। तो ये इनडायरेक्टली संकेत भी था कि हाँ भी जो भारत के ही नेता भारत को रूल करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन थी। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अगस्त 20, 1917 क्या किया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में धीरे धीरे हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन थी। तो इसी डिक्लेरेशन के मद्देनजर 2 साल बाद क्या हुआ, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 लेकर आए। Thus, the Government of India Act of 1919 was enacted, which came into force in 1921. लागू कब हुआ, 1919 में। इसमें आपने ये भी बात याद रखनी है कि अभी 1917 में क्या है, इससे पहले क्या चल रहा था, डिक्लेरेशन जब हुई वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। तो उस समय भी क्या था ना कि आपका ये एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक ये होम रूल लीग वगैरह चलाई थी इन्होंने। तो हमारे भारतीय नेताओं ने काफी ब्रिटिशर्स को कंपेल किया था कि हमको कंसेशंस दिए जाएं। वो हिस्ट्री का पार्ट है, हम अपना पढ़ते हैं जी। तो 1919 वाले एक्ट को क्या कहते हैं, दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज मॉन्टागू कैल्मफोर्ड रिफॉर्म्स। इसको मॉन्टागू कैल्मफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। क्यों, बिकॉज एट दैट टाइम मॉन्टागू कौन था, was the Secretary of State for India and लॉर्ड कैल्मफोर्ड कौन थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है जी। पहला रिफॉर्म 1909 वाला कौन सा था, मॉर्ले मिंटो। उसी प्रकार 1919 वाला क्या था, मॉन्टागू कैल्मफोर्ड। मॉन्टागू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था एंड कैल्मफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। ठीक है जी। फीचर्स क्या थी, इंपॉर्टेंट एक्ट है जी। It demarcated and separated the central and provincial subjects। देखो, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट और प्रोविंस लेवल की गवर्नमेंट, तो इन दोनों के लिए इस एक्ट ने क्या किया, हाँ भाई इस सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, इस सब्जेक्ट पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। तो एक हिसाब से इनका सब्जेक्ट की डिवीजन कर दी गई। 10 इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस के ऊपर सेंटर का कंट्रोल कम कर दिया। क्यों, क्योंकि प्रोविंस को अपने सब्जेक्ट दे दिए, भी भाई साहब इन सब्जेक्ट पर तुम खुद कानून बना सकते हो। नाउ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स कुड मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट लिस्ट। तो ये अपनी अपनी सब्जेक्ट की लिस्ट के ऊपर कानून बना सकते हैं। ठीक है जी। ये लिस्ट होगी सेंटर की, ये लिस्ट होगी प्रोविंस की। तो इसका मतलब अब प्रोविंसेस के पास कुछ अपने अधिकार थे, सेंटर का कंट्रोल कम हो गया। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू बी यूनिटरी एंड सेंट्रलाइज्ड। फिर भी सरकार का ताना बाना कैसा रहा, यूनिटरी, भी मेन सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रधान है और उसी के पास क्या है, ज्यादा पावर है, सेंट्रलाइज्ड। द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये भी बात है, सेंटर के अलग सब्जेक्ट, प्रोविंस के अलग सब्जेक्ट, और प्रोविंस के सब्जेक्ट को भी आगे फिर 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। वो एक सब्जेक्ट है ट्रांसफर्ड, एक है रिजर्व्ड। क्या मतलब हुआ इसका, द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर with the aid of ministers responsible to the
लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो प्रोविंस लेवल पर एक उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जैसे आज के दौर में हमारे अपने स्टेट लेवल की सरकार होती है, उस जो आपकी एमएलए वगैरह होते हैं, उस समय के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मिनिस्टर थे, ठीक है। देखो आज के दौर में भी तो यही है कि मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सलाह देते हैं गवर्नर को। तो ऐसे ही सिस्टम वहां लेकर आए कि कुछ सब्जेक्ट के ऊपर गवर्नर, है ना, गवर्नर अपने रूल रेगुलेशन वगैरह बनाता था, उस हिसाब से काम करता था। पर सलाह किसकी चलती थी? एड ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर की सहायता के हिसाब से, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होते थे। अच्छा जी, इसको बाद में समझते हैं, पहले रिजर्व सब्जेक्ट समझ लो। दीज सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर। इन सब्जेक्ट के ऊपर गवर्नर अपने हिसाब से काम करता था। एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, अपने जो उसके अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल का रोल नहीं है जहां पर गवर्नर और उसकी जो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल से चुने हुए बंदों से, इनसे क्या था, जो आपके कानून निर्माता थे, उससे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट सिंपली रिजर्व थे किसके पास? गवर्नर के पास, गवर्नर और उसकी काउंसिल। जैसे सिंपल हम कह रहे हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए गवर्नर को मिनिस्टर की सलाह की जरूरत नहीं थी। ये कौन से सब्जेक्ट थे? रिजर्व। रिजर्व से ही नाम है, क्या है कि ये रिजर्व है गवर्नर के लिए। गवर्नर को किसी की सलाह की, किसी मिनिस्टर की सलाह की जरूरत नहीं है। और जिन सब्जेक्ट पर गवर्नर को मिनिस्टर की सलाह की जरूरत होती थी, एड ऑफ मिनिस्टर चाहिए थे, वो कौन से सब्जेक्ट थे? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है, इसको समझ लेना। कुछ सब्जेक्ट के लिए गवर्नर अपने हिसाब से काम दाम कर सकता था, उसे कहते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स। और कुछ सब्जेक्ट्स पर गवर्नर सलाह के हिसाब से काम करता था। किसकी सलाह? मिनिस्टरों की सलाह से, ठीक है जी, उसे कहते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है जी, ये जरूरी है। पर यह भी है कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के ऊपर ये गवर्नर बाध्य नहीं था कि वो हमेशा मिनिस्टर की सलाह माने। रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, इसको समझ लेना आपने। दिस ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरार्की, मतलब डबल रूल। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट अलग, रिजर्व सब्जेक्ट अलग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, डायरार्की कौन से एक्ट के अंदर आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल, तो ये कोई कुछ अधिक कामयाब नहीं हो पाया, ये वाली प्रोविजंस। बाद में हम देखेंगे कैसे चेंजेस आई। फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म मतलब दो सदन हो, जैसे एक होता है राज्यसभा, जैसे आज की डेट में, एक है लोकसभा। तो पहले एक सदन होता था। ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी पहली बार बाइकैमरलिज्म कौन से एक्ट के अंदर आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे भी, हाँ भी हमारे दो सदन होंगे, उसे कह देते हैं बाइकैमरलिज्म। दो, बाई मतलब दो, कैमरलिज्म सदन, कैमरलिज्म का मतलब सदन। एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द ब्रिटिश इंडिया। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्रिटिश इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस किस एक्ट के तहत आए थे पहली बार? तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के अंदर आए थे डायरेक्ट इलेक्शंस। ऐसे क्वेश्चन प्री में सीधे पूछे जाते हैं। अंडर बाइकैमरलिज्म, अब थोड़ा बाइकैमरलिज्म को हम समझ लेते हैं। द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस, जिसे कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड ए लोअर हाउस, जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, है ना, उसको दो सदनों से, दो हाउस से रिप्लेस कर दिया। अब उसकी जगह पर दो हाउस आ गए, एक है अपर हाउस, एक है लोअर हाउस। अपर हाउस को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है जी। द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। अधिकतर कैसे सिलेक्ट किए जाते थे, चूज किए जाते थे? डायरेक्ट इलेक्शन से। और डायरेक्ट इलेक्शन वाली प्रोविजन भी पहली बार किस एक्ट के अंदर आई? इसी 1919 एक्ट के तहत।
आउट ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो वाइसरॉय की जो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब सरकार की, ठीक, लेजिस्लेटिव मतलब जो चुने हुए हमारे बंदे हैं, कानून बनाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 बंदों में से 3 वर टू बी इंडियंस, मीन आधे इंडियंस होंगे, अदर देन द कमांडर इन चीफ को छोड़कर, ठीक है जी। मतलब हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस की भागीदारी बढ़ा दी। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर, देखो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ किसके लिए था, मुस्लिम के लिए 1909 वाले एक्ट में, और 1919 वाले एक्ट में जिस सेपरेट इलेक्टोरेट सिख को भी दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया, और यूरोपियंस को भी दे दिया गया, मीन इनके लिए एक्सटेंड कर दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट। तो बाद में हम देखेंगे भी कैसे वुमेन के लिए भी बाद में एक्सटेंड हुआ 35 वाले एक्ट में। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं 1909 में किसके तक, 1909 में 9 वाले एक्ट में किसके तक सीमित था सेपरेट इलेक्टोरेट, सिर्फ मुस्लिम्स। तो 1919 वाले एक्ट में एक्सटेंड कर दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6 क्रिश्चियन, अपने इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। इनकी टेक्निकलिटी आप समझ लेना, इंडिया वाले क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस मतलब जो विदेशी हैं उनके वंशज, और यूरोपियंस, ठीक। अच्छा जी, ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल पर ग्रांटेड फ्रेंचाइजी मतलब वोट देने का अधिकार, तो कुछ खास बंदों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर, प्रॉपर्टी के बेस पर, टैक्स के बेस पर, एजुकेशन के बेस पर। कौन वोट दे सकता था, जिसकी कुछ खास प्रॉपर्टी है, एक लिमिट से ऊपर वो टैक्स देता हो, या एक खास उसके पास एजुकेशन हो, ठीक। तो उस हिसाब से वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक है जी। ए न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन वाज क्रिएटेड, तो जो हमारी हाई कमीशन नहीं होती है एम्बेसी वाला एरिया, जैसे आप भी जब सिलेक्ट होंगे तो फॉरेन सर्विस सिलेक्ट करोगे जब, तो उसमें आप दूसरे देश में जाकर क्या है, आपका एक प्रॉपर ऑफिस होगा ना, उसे कहते हैं हाई कमिश्नर। और दूसरे देशों के ऑफिस, एम्बेसियां वगैरह हमारे देश में होती हैं, इनको हाई कमिश्नर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन ये वाला ऑफिस भी खोला गया। अब देखो हैव इंडिया ब्रिटिश के अंदर, पर पहली बार अगर इंडिया की एम्बेसी ब्रिटिश में खोली गई है तो इसका मतलब हम सरकार रिकॉग्निशन दे रही है कि इंडिया एक अलग देश है। एंड ट्रांसफर टू हिम सम फंक्शंस दैट वर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है जी, उसको कुछ फंक्शन भी ट्रांसफर किए गए, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन कौन सी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके तहत आप सिविल सर्वेंट्स का एग्जाम देते हो, उसी प्रकार एक पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल पर होगी आपकी। तो अंग्रेजों के टाइम पर 1919 वाले एक्ट के तहत कहा गया कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा जो क्या करेगा, फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स, जो कि सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करेगा। हेंस ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926, ठीक। तो क्वेश्चन आ सकता है किस एक्ट के तहत पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप करने की बात की गई, तो आपने कहना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो बाद में कुछ सालों बाद 1926 में पहली बार हमारा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट, प्रोविंस वाला स्टेट लेवल जो हमारा बजट है वो सेंटर से अलग कर दिया गया पहली बार। एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर ऑथराइज्ड टू अनेक्ट देयर बजट्स, और प्रोविंसेस को अधिकार दिया गया कि आप अपना बजट अनेक्ट कर सकते हो, बना सकते हो। उस समय की प्रोविंसेस मतलब आज समय की स्टेट्स, आज के समय की स्टेट्स जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, तमिलनाडु है, उसी प्रकार उस समय ये प्रोविंसेस थी। और उस समय जो स्टेट का नाम हम लेते हैं वो प्रिंसली स्टेट थी, ये बात याद रखनी है। अंग्रेजों के समय जब हम स्टेट कहेंगे ना तो उसका मतलब है जनरली प्रिंसली स्टेट्स, ठीक। और अगर हम प्रोविंस कहेंगे तो वो क्या है, आज के समय की जो स्टेट है हमारी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, ऐसे उस कंटेक्स्ट में। तो इसमें एक और बात कही गई कि देखो हमने 1919 का एक्ट लाया है और 10 साल के बाद इस एक्ट का रिव्यू होगा,
भी हाँ भी इस एक्ट ने कितनी अच्छी कारगुजारी की, क्या क्या कमी पेशियां हैं और कौन कौन से हमको सुधार की जरूरत है। ठीक। आफ्टर 10 years ऑफ दिस एक्ट, ए स्टैट्यूटरी कमीशन टू बी अपॉइंटेड, एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो क्या करेगा, टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट ने कितना अच्छा कैसे वर्किंग की, इसके ऊपर इंक्वायरी करनी और इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी। तो ये प्रावधान था, ये प्रोविजन थी 1919 वाले एक्ट में। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। है तो थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा भी कैसे 1919 वाले एक्ट में एक प्रोविजन थी कि 10 साल बाद रिव्यू होगा, एक रिपोर्ट बनेगी भी हमारा जो ये वाला एक्ट है 19 वाला एक्ट है उसकी कारगुजारी कैसी रही। तो हुआ क्या, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ ए 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन। स्टैट्यूटरी मतलब जिसको कानूनी मान्यता है, 7 सदस्यों वाली 7 मेंबर वाली एक स्टैट्यूटरी कमीशन की अनाउंसमेंट की गई, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। तो उसका चेयरमैन कौन था, जॉन साइमन, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। इट वॉज अनाउंस्ड इन 1927। बात हुई थी कि 1919 के 10 साल बाद, 10 साल बाद का मतलब क्या हुआ, 1929 1929, पर ये कमीशन कब बना दिया गया, 1927। क्यों, मतलब 2 साल पहले ही, दैट इज 2 years बिफोर इट्स शेड्यूल टाइम। ठीक है जी। इसकी अपनी पॉलिटिक्स थी कि जो वहां की गवर्नमेंट थी वो चाह रही थी कि हम अपने हिसाब से कमीशन बनाकर कुछ काम कर लें, क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे वहां पर। हम उस टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर वाइट, मतलब ब्रिटिशर थे, सातों के साथ ब्रिटिशर थे। और इंडियंस नेताओं ने, भारतीय नेताओं ने ये मुद्दा उठा लिया कि देखो जी हमारी यहाँ पर हमारी इस कमीशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसका करते हैं विरोध। फॉर दिस रीजन मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पार्टीज और सेगमेंट्स, डिफरेंट ग्रुप्स और पार्टीज ने अधिकतर, यहाँ शब्द अधिकतर है, ऑल नहीं है। लक्ष्मीकांत की बुक में ऑल लिखा है शब्द, पर आपने ऑल नहीं लिखना, मेजॉरिटी लिखना है। ज्यादातर हमारे इंडिया की पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने और कई और ग्रुपों ने क्या किया, बायकॉटेड द कमीशन, इस कमीशन का क्या किया, बायकॉट किया। ठीक है जी। द रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन 1930, 1930 में ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। एंड द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस वर मेड, और ये कुछ रिकमेंडेशंस उसने दी। रिकमेंडेशन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पर क्या था ना कि कुछ हमारे प्रिंसली स्टेट्स और कुछ और पॉलिटिकल ग्रुप्स जैसे अंबेडकर और है ना, इन्होंने क्या किया था, इस कमीशन का स्वागत किया था। तो ऐसा नहीं है कि सभी ने इस कमीशन का विरोध किया था। क्या था रिकमेंडेशन, इस कमीशन ने कहा था अबॉलिशन ऑफ डायरकी, तो जो डायरकी 1919 वाले एक्ट में लाई गई थी उसको खत्म कर दो। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस में भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आओ, क्योंकि 17 में क्या कहा गया था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे। तो इस कमीशन की भी ये रिकमेंडेशन थी कि हाँ भी प्रोविंसेस में भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट की बात है, तो क्या साइमन कमीशन ने ये कहा कि कम्युनल इलेक्टोरेट खत्म कर दो, नहीं, उसने कहा कम्युनल इलेक्टोरेट को जारी रखो। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में एक फेडरेशन बनाओ। फेडरेशन मतलब जिसमें सेंटर और स्टेट में, सेंटर और प्रोविंसेस में क्या है, पावर डिवाइड होती है। ठीक है ना। फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट को मिलाकर और जो ब्रिटिश एरिया है, ब्रिटिश इंडिया वाला एरिया है, इनको मिलाकर क्या है, एक फेडरेशन बना दो, जिसमें क्या है, सेंटर और जो हमारे फेडरल यूनिट्स है उनमें पावर की डिवीजन होगी। ठीक है जी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन होगी बात ये वाली। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तो जो ये रिपोर्ट बनाई गई
साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी। आपको पता है कि राउंड टेबल का मतलब एक गोल टेबल के इर्द गिर्द डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बैठकर इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट में क्या है, ये क्या कह रही है, अपनी इनपुट देंगे ग्रुप। तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन होंगे, देखो, द कॉन्फ्रेंसेस इन्वॉल्व रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरफ होगी, वहां की गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया वाली ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट, एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स। तो ये सब लोग, ब्रिटिश इंडिया मतलब इंडिया, उस समय जो ब्रिटिश इंडिया, उसमें ब्रिटिश इंडिया ही था ना, ब्रिटिशर का रूल था। तो जहां पर जो मेन पॉलिटिकल पार्टियां वाले लोग हैं वो वाले लोग, डिफरेंट सेगमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स वो वाले लोग, और प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव और ब्रिटिश सरकार, ये सब मिलकर एक टेबल के इर्द गिर्द बैठकर, राउंड टेबल पर बैठकर साइमन कमीशन की रिपोर्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे भी, हाँ भी इसको कंसिडर करेंगे प्रपोजल को। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशंस, इस डिस्कशन के बेस पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की जब हो गई, ए वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर्ड भी, हाँ भी ये चीजें आएंगी। तो एक पेपर पर सारी बातें लिखकर तय की गई, जिसे कहते हैं वाइट पेपर इशू हुआ भी, हाँ भी ये संविधान में संशोधन करने चाहिए। द पेपर वाज सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, फिर कमेटी के पास गया, ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, अल्टीमेटली इस जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो हमारी रिकमेंडेशन थी, देखो पहले साइमन कमीशन, उसकी रिपोर्ट को फिर डिस्कस किया कहाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ये सब ताना बाना फिर कमेटी के पास गया, कमेटी के बाद फिर ये क्या है, द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी वर आफ्टर क्या हुआ, सबके बाद इनकॉर्पोरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसी रिपोर्ट के आधार पर बना, कौन सा, 1935 वाला। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी। शुक्रिया जी, नमस्कार।